ये टेक्निक्स क्यों चाहिए होती हैं मेज़र करने के लिए, इसकी बात करते हैं। देखो, एक तो होती हैं नॉर्मल मेजरमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल वो होती हैं जो हमारी रेंज में आती हैं, विच आर विद इन आवर रेंज। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्री की दूरी नापनी है और आप उसी रोड पर हो और आपके पास एक मेजरिंग टेप है। उस मेजरिंग टेप से आप यहाँ पर उसको रखते हो और यहाँ तक ले जाते हो और आप ये दूरी माप लेते हो, ठीक है, मेजर कर लेते हो। आपने किसी दीवार का एरिया फाइंड करना है, एक वॉल है आपके घर में, आपने उसका एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, मेजरिंग टेप से देखते हो ये विड्थ कितनी है, ये देखते हो कितनी है, मेजरिंग टेप से कर सकते हो और फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेते हो। आपने फॉर एग्जांपल एक आपके पास रोड है, छोटी सी रोड, या ये आपकी पेंसिल है जिससे आप लिखते हो, आपने इस पेंसिल की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप पेंसिल की लेंथ फाइंड करने के लिए एक मीटर स्केल लेते हो, मीटर स्केल के अराउंड इस पेंसिल को रखते हो और आपको पता चल जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो जो पेंसिल का सिक्का होता है या पेन का सिक्का होता है, उसकी थिकनेस को मापना है, ये कि ये थिकनेस कितनी है इसकी, है ना। अभी ये छोटी लेंथ है, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो वर्नियर कैलिपर्स है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी छोटी थिकनेसेस को मेजर करने के काम आता है, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने और छोटी लेंथ है कोई, इससे भी ज़्यादा पतली वाली वायर है, आपने उसका डायमीटर फाइंड करना है, तो इस केस में ये वाला डायमीटर इससे छोटा है, ये येलो वाले से और पतली वायर है, तो हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जो उससे भी छोटा डायमीटर मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रू गॉज। इनके एक्सपेरिमेंट्स भी +1 क्लास में बच्चों को करवाए जाते हैं, जिससे हम ये लेंथ मेजर करते हैं। मास की बात करें तो मास मेजर करने के लिए हमारे पास बड़े से बड़ा मास कितना हम मेजर कर सकते हैं, हम 1 टन तक का, 2 टन तक का मास मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेइंग बैलेंस होता है, इस तरह से ना एक प्लेटफॉर्म होता है। अब इस प्लेटफॉर्म पे आप एक ट्रक खड़ा कर दो, चाहे ये ट्रक मैंने इस पे एक खड़ा कर दिया प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रक पे लोडेड है ये सारा ट्रक, इस पे बहुत सारा सामान है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म, इसके नीचे लिफ्ट लगी होती है विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसको भी हम स्टडी करेंगे इन चैप्टर नंबर 9 और 10, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को स्टडी करेंगे। मतलब मींस इस ट्रक का मास अराउंड 1-2 टन हो सकता है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप गोल्ड लेने चले जाओ मार्केट में, गोल्ड अगर आप लेते हो तो वो आप लेते हो, लेट अस सपोज 1 तोला जो होता है दैट इज 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स को बहुत हाई प्रिसीजन से मेजर करना पड़ेगा। 10 ग्राम गोल्ड को बहुत हाई प्रिसीजन से मेजर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, हाई प्रिसीजन से क्यों मेजर करना है, क्योंकि जो 1 ग्राम गोल्ड है ना, उसका रेट आज की डेट में 4000 रुपीज है, सिर्फ 1 ग्राम का। और अगर मैं 1 मिलीग्राम की बात करूं, 1 ग्राम, उसके मैंने 1000 हिस्से कर दिए, 1 मिलीग्राम है ना, ये 4 रुपए का पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मीन्स कि वहां पर छोटे छोटे फ्रैक्शंस ऑफ मास भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में भी हमारे पास वेइंग बैलेंस है। जो हमारे पास गोल्ड स्मिथ्स होते हैं उनकी शॉप्स पे वो आम आपको वेइंग बैलेंस मिल जाते हैं, जो इतना स्मॉल मास बहुत ज़्यादा प्रिसीजन से मेजर कर सकते हैं। तो ये जितनी भी मैंने मेजरमेंट्स की बात करी है, और अगर टाइम की बात करें, टाइम की भी बात कर लेते हैं, तो टाइम मेजर करने के लिए आज की डेट में आपके मोबाइल में ही स्टॉप वॉच है, और वो जो स्टॉप वॉच है बच्चे, उस स्टॉप वॉच से आप मिली सेकेंड्स तक मेजर कर सकते हो, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल आप मेजर कर सकते हो, और लार्ज टाइम इंटरवल्स तो आप किसी भी क्लॉक से मेजर कर सकते हो। तो मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स दी हैं, इन सब में हम एक चीज यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, उसको यूज करके कुछ भी मेजर करते हो, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनीथिंग, तो उस केस में हम उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जस्ट आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आपने वहां पे कंपैरिजन किया क्वांटिटी का, और कंपैरिजन करके आपने क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दिया Q इज इक्वल टू N टाइम्स U।
और उसमें थोड़ा सा एरर भी आ जाता है, तो प्लस माइनस यहाँ पर एरर आ जाता है, दैट इज डेल्टा क्यू। एरर वाला जो बात है हम वो एरर वाले चैप्टर में करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। लेकिन अभी कुछ हमारे पास इस तरह के केसेस भी हैं जिनको आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको। अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा टावर है, ये एक बिल्डिंग है बड़ी सी। अब आपने इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, ठीक है। तो मेजरिंग टेप जो है, एक तरीका तो है कि भाई आप इस बिल्डिंग की छत पे चले जाओ, यहाँ पे जाके आप मेजरिंग टेप को नीचे लटका दो ऐसे सीधे। तो एक मेजरिंग टेप ले लो, उसको नीचे ऐसे लटका दो और देख लो कि कितनी रीडिंग यहाँ पे आ रही है। ये एक तरीका है। लेकिन अगर मान लो बिल्डिंग बहुत बड़ी है और मेजरिंग टेप उतनी बड़ी होती नहीं हमारे पास, तो उस केस में डायरेक्ट मेथड आपकी हेल्प नहीं करेगा। तब हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स होंगे, इनडायरेक्ट मेथड्स। तो यहाँ मेजरिंग टेप जो है वो डायरेक्टली आपको बिल्डिंग की हाइट नहीं दे सकता। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने एक हिल है यहाँ पे, इस हिल की दूरी बतानी है यहाँ से कि कितनी दूर है। आप बहुत दूर हो, यहाँ नीचे जो है यहाँ पे वैली है, आप वहां तक जा नहीं सकते। मेजरिंग टेप को यहाँ से लेके यहाँ तक लगा नहीं सकते, इतनी बड़ी मेजरिंग टेप भी नहीं है आपके पास, ये सब प्रॉब्लम्स हैं वहां पे। तो इस केस में आपने ये डिस्टेंस बताना है। आप यहाँ पे हो और यहाँ से हमने बताना है कि भाई ये जो हिल है उसकी दूरी कितनी है। तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। ये तो अभी इजी एग्जांपल्स हैं। लेट अस सपोज आपने अर्थ से मून का डिस्टेंस बताना है कि मून कितनी दूर है, ठीक है। तो इसको भी आप डायरेक्टली नहीं बता सकते विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। यू कांट टेल व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ। सिमिलरली एनी स्टार, अगर यहाँ पे किसी स्टार का डिस्टेंस भी आपने बताना है तो वो भी आप अर्थ से इनडायरेक्ट मेथड से ही बताओगे। ये तो हो गए लार्ज डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस पे चले जाते हैं। लेट अस सपोज आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, तो आपने इन मॉलिक्यूल्स का साइज पता करना है कि इस मॉलिक्यूल का, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसका डायमीटर कितना है। अब इसका डायमीटर भी आप डायरेक्ट मेथड से तो बता नहीं सकते, कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। आपने बताना है न्यूक्लियस का साइज कितना है। ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और अभी हमें पता है इसका साइज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻15 मीटर है। आज की डेट में पता है, लेकिन जब हमने रिसर्च को स्टार्ट किया था, जब पता ही नहीं था न्यूक्लियस क्या होता है, उस केस में लोगों ने न्यूक्लियस का साइज एस्टिमेट किया विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरी। उन्होंने एस्टिमेट किया कि इसका जो साइज है इतने ऑर्डर का होगा। तो उसको जो एस्टिमेट करते हैं दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। स्टार्स का डिस्टेंस भी इनडायरेक्ट मेथड से निकलेगा, स्मॉल डिस्टेंसेस भी और लार्ज डिस्टेंसेस भी। तो इस तरह से इन सारे प्रॉब्लम्स में जो मेथड्स हमारी हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड्स। और ये फटाफट हम जो भी हमारे पास हैं वो अभी अभी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारा इनडायरेक्ट मेथड है इको मेथड, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला है इको मेथड। ये किस काम आता है? ये आता है यूज टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एन inaccessible ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी मैंने हिल वाली एग्जांपल ली थी कि इस तरह से हमारे पास हिल है और आप यहां पर हो, आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि भाई ये कितना है। ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली हमें डिस्टेंस पता लगेगा। तो इको का मतलब होता है रेपिटेशन, इको का मतलब होता है गूंज। इको जो है ना, ये एक्चुअली किसी भी वेव के साथ एसोसिएटेड है। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ वेव्स। अब वो जो वेव्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन वी कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स हो सकती हैं, सबसे आसान अल्ट्रासोनिक हो सकती हैं, इंफ्रारेड रेज हो सकती हैं,
लाइट हो सकती है, लाइट हो सकती है, ठीक है। तो ये सब तरह की वेव्स हो सकती हैं, और एक और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो वेव्स। तो वेव्स आप कोई भी यूज करो, सबके साथ ही इको होती है। इको का मतलब है कि वेव जो है एक पॉइंट से चलती है, ऐसे किसी ऑब्स्टेकल के साथ टकराती है, टकरा के वापस उसी पॉइंट तक वेव आती है। तो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड इको। तो आई विल राइट हियर, इको मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो वेव कोई भी हो सकती है। सबसे पहले हम साउंड वेव की बात करते हैं। साउंड वेव की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सपोज यहां पर एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर ने हमें पता करना है कि भाई यहाँ पे जो हिल है वो कितनी दूरी पर है। तो वो क्या करता है, वो एक गन लेता है, उस गन से ऐसे हवा में बुलेट फायर करता है, शॉट करता है, ठीक है। अब बुलेट तो कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन जो उसकी साउंड वेव है बच्चे, वो चारों डायरेक्शंस में ऐसे चारों तरफ साउंड वेव ट्रेवल करती है। तो जो सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट होगा वहां से रिफ्लेक्ट होकर सबसे पहले आएगी। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि ये हिल जो है ये इसके पास सबसे पहले जो आने वाला बड़ा ऑब्जेक्ट है वो यही हिल है जिसका डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो साउंड वेव गई किसी वेलोसिटी v के साथ, टकराई, टकरा के वापस आई, तो इसको उसकी इको सुनाई देगी। इको का मतलब है रेपिटेशन, रिफ्लेक्शन, गूंज, वो सुनाई देगी। तो वो जो सुनाई देगी इको, उसमें हम टाइम इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। तो लाइट, तो साउंड गई, आई, एंड लेट अस सपोज t इज टाइम इंटरवल बिटवीन फायर ऑफ बुलेट एंड इट्स इको, ठीक है। मतलब से शॉर्ट किया, उसके बाद आवाज थोड़ी देर बाद आफ्टर 1 और 2 सेकेंड दोबारा आपको आवाज सुनाई दी शॉर्ट की, तो दैट इज कॉल्ड इको। तो वो टाइम t है। तो इतने टाइम t में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, साउंड वेव ने। पहले गई, लेट अस सपोज ये x डिस्टेंस है, x हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस x है वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, डिस्टेंस x इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एक बार वेव गई, दूसरी बार वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस 2x कवर किया, दिस इज डिस्टेंस, एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो t इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायर ऑफ बुलेट एंड इट्स इको, वो हमने लिख दिया। v इज स्पीड ऑफ साउंड, तो v इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और ये अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये डाटा हमने ले लिया, स्पीड यहां पुट कर देंगे, टाइम हमने मेजर कर लिया, स्टॉप वॉच ली, बुलेट को फायर किया, देखा कि भाई 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, उसको मेजर कर लिया। तो वहां से हम x निकाल लेंगे, vt/2। तो इको मेथड में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, जिसमें v होगा स्पीड ऑफ द वेव, जो भी वेव आप यूज कर रहे हो उसकी स्पीड, t होगा टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द वेव एंड इट्स रिफ्लेक्शन। स्टार्ट मतलब जब आपने स्विच ऑन किया वेव को, जैसे लाइट के केस में हम स्विच ऑन करेंगे लेजर लाइट को, तो जब आप उसको स्विच ऑन करोगे और जब आपको उसकी रिफ्लेक्शन नजर आई, दोनों ही केसेस, दोनों का जो बीच में टाइम इंटरवल है दैट इज स्मॉल t। ये यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो साउंड वेव से हम डिस्टेंस ऑफ हिल निकाल सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं इसके ऊपर बेस्ड मेथड जो है सोनार बोलते हैं उसको। ये एक अब इको का ही पार्ट है, बेसिकली इको मेथड है, बट उसका एक स्पेशल नेम है सोनार, विच इज कॉल्ड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मीन साउंड की हेल्प से नेविगेट करना और रेंज बतानी चीजों की। तो ये अंडर वाटर हम करते हैं। अंडर वाटर लेट अस सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट, शिप है, कुछ है, या अंडर वाटर पनडुब्बियां होती हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में ज्यादातर यूज होता है। तो वहां पर अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप अंडर वाटर ट्रेवल करवा रहे हो और सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बड़ी सी चट्टान आ गई पानी के अंदर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा अपनी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है। अल्ट्रासोनिक भी साउंड ही होती है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है।
सोनिक वेव्स मतलब साउंड वाली वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी साउंड से ज़्यादा होती है। तो ये वेव्स छोड़ते रहते हैं और फिर अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए वहाँ से वेव टकरा के वापस आती है, और ये डिस्टेंस x जो है वो इसी फॉर्मूले से आएगा, x इज इक्वल टू vt/2। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है रडार। रडार भी इको मेथड ही यूज करता है। इसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रडार अब ये क्या यूज करता है, रेडियो वेव्स को यूज करता है। रेडियो वेव्स जो होती हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सारी आ जाती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन होते हैं वहां पे माइक्रोवेव्स यूज होती है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो आप अपने अराउंड देखते हो। उसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट, नेक्स्ट है एक्सरेज, एक्सरेज जिससे बॉर्न फ्रैक्चर्स वगैरह देखे जाते हैं, और लास्ट में गामा रेज। तो ये जितनी भी मैंने वेव्स या रेज लिखी हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इन सब की वेलोसिटी जो होती है वैक्यूम में, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड सबकी सेम होती है बट ऑल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कि किस चीज का फर्क होता है इन सब में, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा विजुअलाइज करवाते हैं आपको इसके बारे में भी। जैसे मान लो अगर मैंने बोला रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की ना वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। फॉर एग्जांपल ये वाली वेव जो है ये रेडियो वेव है RW। अब अगर माइक्रोवेव की बात करेंगे तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये देखो इसमें उतने ही टाइम में ज्यादा साइकिल आएंगे, यहां तक ज्यादा साइकिल आ जाएंगे, ये हमारे पास माइक्रोवेव हो जाएगी। अगर आप इंफ्रारेड की बात करेंगे तो इंफ्रारेड में क्या डिफरेंस आएगा, और ज्यादा पास आ जाएंगे साइकिल्स, ठीक है। ये हो सकता है IR हो। लेट अस सपोज गामा पे चले जाते हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, गामा जो है उस केस में क्या हो जाएगा, ऐसे। तो लास्ट वाली वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है, तो दिस इज कॉल्ड गामा रे। तो इस तरह से वेवलेंथ का डिफरेंस आएगा, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा, बट जो स्पीड होती है इन सब की वो सेम होती है। तो रेडियो वेव्स की स्पीड इसके बराबर होती है, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू CT/2। अब इसकी हेल्प से हम क्या डिस्टेंस निकालते हैं। तो रडार से बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ऐसा एक स्टेशन होता है अर्थ पे, और उस स्टेशन के ऊपर ना ऐसे एंटीना लगा होता है, लाइक दिस, ऐसे एंटीना लगा होता है। ये जो एंटीना होता है ये क्या करता है, ये हर डायरेक्शन में इस तरह से रेडियो वेव्स छोड़ता रहता है, ठीक है। लेट अस सपोज ऊपर से कोई एरोप्लेन निकला, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री का एरोप्लेन आपकी रेंज में आ गया, वैसे वहां पे नहीं होना चाहिए था बट वो आ गया। या अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हो, ये जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट किया जाता है कि अभी वो कहां पर हैं, क्योंकि नजर नहीं आते मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको इन वेव्स की हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही जब ये वेव्स ऐसे स्पेस में छोड़ी गई हैं, कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में आ गया, तो ये वेव वहां पे टकराएगी, टकरा के वहां से वापस आएगी सेम इसी जगह पर। तो उस रिफ्लेक्शन को नोट कर लिया जाता है और फिर उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाती है वहां से, और वहां से उसका वो भी पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर है अभी अर्थ से, या हमारे स्टेशन से कितनी दूर है। तो मेथड सेम है। ये वाला डिस्टेंस x है, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। v की जगह c आ जाएगा, वेयर c इज 3 × 10⁸ meters per second। So this is called radio detection and ranging. It is used to detect the position of various objects like aeroplanes in the sky. Sky में find करने के लिए यूज होता है। और सिमिलरली अगर हम लाइट यूज कर ले, कौन सी लाइट यूज करी जाती है, लेजर लाइट। लेजर लाइट
तो लाइट जो है बच्चे, लेजर लाइट जो होती है दैट इज हाईली इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस बीम होता है इसका, हाईली इंटेंस। और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है ना लेजर लाइट की, वो एक सिंगल डायरेक्शन रहती है। जैसे कि आपने भी डे टू डे लाइफ में लेजर्स यूज किए होंगे, खेला होगा लेजर्स के साथ। अगर आपके पास एक टॉर्च है, ऐसे टॉर्च आती है ना, अगर आपके पास इस तरह की एक टॉर्च है, वहां से आप लाइट स्विच ऑन करते हो तो वो लाइट जो होती है ना ऐसे स्प्रेड हो जाती है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती टॉर्च की लाइट। तो दिस इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, नॉन यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। रिफ्लेक्ट ये भी होती है लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपके पास एक लेजर लाइट है तो लेजर लाइट के केस में जो उसका बीम होता है बच्चों, ये एकदम सीधा, कहीं पर जहां पर भी आप मान लो यहां पर दीवार है तो उस दीवार पर ये बीम एकदम स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ स्पॉट बनेगा और आप यहां से उस स्पॉट को देख सकते हो। तो यहां से स्पॉट को देखने का मतलब है कि आपने रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर लिया, यही रिफ्लेक्शन होती है। आपने लेजर लाइट ऑन करी, लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगा, थोड़े टाइम बाद, बहुत स्मॉल टाइम के बाद आपको वहां पर एक स्पॉट नजर आएगा, लाइट का स्पॉट नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसकी हेल्प से, लेजर की हेल्प से वी कैन फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, डिस्टेंस ऑफ नियर बाय प्लैनेट्स, नॉट सो फॉर, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, एंड मून फ्रॉम अर्थ। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो वेव यूज करी जाती है, लाइट वेव यूज करी जाती है विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट। ओके, लेजर की फुल फॉर्म भी बता देते हैं आपको, कभी कभी हो सकता है पूछ ले। तो इट इज लाइट, L stands for light, A stands for amplification by stimulated, ये एक नया वर्ड है, stimulated emission। emission का मतलब होता है emit होना, पैदा होना, emission of radiation। ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इससे जब लाइट एमिट होती है ना तो वो लाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया लेजर लाइट, और यूनिडायरेक्शनल होती है। तो इस तरह से इको मेथड का ये भी एक पार्ट है। तो ये सब एग्जांपल्स इको मेथड की हैं जो वेरियस सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ और फ्रॉम एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। ये तो आप 10th क्लास में पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आप इस मेथड को पढ़ते हो। कैसे? मान लेते हैं आपके पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट आपने फाइंड करनी है, इस बिल्डिंग की आपने हाइट फाइंड करनी है, एंड दिस इज एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इसमें दो केस होंगे, एक होगा हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, मतलब जहां तक आप पहुंच पाए उसको कैसे आपने, उसकी हाइट कैसे फाइंड करनी है, और दूसरा है हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपने इस बिल्डिंग की हाइट h जो है वो फाइंड करनी है, तो आप यहां से यहां तक जा सकते हो। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब है आप इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस आपको पता है, लेट अस सपोज ये d है एंड इट इज गिवन, या आपको पता है या आपने मेजरिंग टेप से इसको नोट डाउन कर लिया। अब इस पोजीशन से इस बिल्डिंग को ऐसे देखा जाता है, इसके टॉप को जब देखा जाएगा तो यहां पर एक एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। अब कैसे देखा जाता है? एक डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड सेक्सटेंट। इस डिवाइस में एक टेलीस्कोप लगा होता है, थोड़ा सा बताएं आपको, इसमें ऐसा एक टेलीस्कोप लगा होता है,
ऐसा एक टेलीस्कोप लगा होता है, टेलीस्कोप से हम देखते हैं। ये टेलीस्कोप जो है ऐसे घूम जाता है, अपनी पोजीशन पर आप इसको घुमा सकते हो, जितना मर्जी आप इसको सीधा 90 पे भी लेके जा सकते हो। तो टेलीस्कोप को ऐसे घुमाया जा सकता है। तो टेलीस्कोप को घुमा के उसके पीछे ना डी बनी होती है जिसपे सारे एंगल्स लिखे होते हैं डिग्रीज में, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री लिखा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री लिखा होगा। तो इस तरह से एंगल्स जो हैं उस पे लिखे होते हैं और हम उस टेलीस्कोप को ऐसे रोटेट करके जहां से हम उस टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख पाए वहां पर उसको सेट कर देते हैं। तो उसको सेट करने के बाद ये वाला एंगल थीटा जो है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो थीटा हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा आपके पास है, डी आपके पास है, एच आपने निकालना है। तो यू विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड h इज इक्वल टू d tan थीटा। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है ना। तो दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड, इसमें आपने मेजरिंग टेप से हाइट को मेजर नहीं किया, ये डिस्टेंस आपके पास था, लेकिन आपने एक टेक्निक ली, एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से हाइट को फाइंड किया। अब इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट में लेट अस सपोज दिस इज द बिल्डिंग और यहां पर आप नहीं जा सकते, यहाँ ये डिस्टेंस आपको नहीं पता, दिस इज अननोन x, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे हो। अब ये किस वजह से नहीं आप जा सकते? हो सकता है यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर कुछ कोई रिवर है या कुछ ऐसा है कि आप वहां पर नहीं जा सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, आपको ये डिस्टेंस नहीं पता। लेकिन आपको इस A पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। ये कैसे पता है? आपने पहले A पॉइंट पर मार्क लगाया और A से लेके B तक मेजरिंग टेप से ये D डिस्टेंस खुद से नोट कर लिया। फिर आप A पे चले गए, A पे जाने के बाद सेक्सटेंट को सेट करके आपने ये वाला एंगल निकाला θ1। ये एंगल तो आप मेजर कर सकते हो ना, यहां से आपने टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखना है, ये है टॉप। फिर आपने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया हुआ है, अब आपने यहां से एंगल मेजर कर लिया दूसरा। तो ये दोनों एंगल आपने मेजर कर लिए विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड सेक्सटेंट। ओके, अब इन एंगल्स को मेजर करके आपने ये वाला h फाइंड करना है। आपके पास d है, θ1 है, θ2 है और आपने h फाइंड करना है। तो इस केस में पहले मैं लिख दूं कि दिस इज इनएसेसिबल, यू कांट गो देयर, और इसकी हाइट आप कैसे फाइंड करेंगे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर अब वही हम दो इक्वेशंस लिख पाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, परपेंडिकुलर tan θ1 इज h by x, और यू कैन राइट, अभी ऐसे रहने देते हैं। दूसरा है tan θ2, इसके लिए अब हाइट तो वही रहेगी, h तो वही रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है, ये बेस जो है वो है x प्लस d, ये डिस्टेंस अभी x प्लस d आ गया, ठीक है। ओके, अब इसकी हेल्प से हमें h निकालना है। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे? इनका ना रेसिप्रोकल कर लेते हैं, एक जस्ट फॉर्मूला बना लेते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो आप इसमें पुट करके, वैल्यूज पुट करके यू कैन फाइंड h, बट हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कोटेंजेंट θ1 एज x by h एंड कोटेंजेंट θ2 एज x plus d by h। ओके, अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कोटेंजेंट θ2 माइनस कोटेंजेंट θ1, ऐसे करोगे तो माइनस साइन नहीं आएगा। देखो, इन दोनों को भी माइनस करना है, h एलसीएम है नीचे, और x प्लस डी पहले आ जाएगा, x प्लस डी माइनस x ये पीछे आ जाएगा। तो x आपके पास नहीं था और वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, और यू वांट h, तो फॉर्मूला बन गया h इज इक्वल टू, वो h ऊपर चला गया, cot θ2 माइनस cot θ1 अपॉन d, दिस इज द फॉर्मूला। तो d नीचे चला गया और h आपने फाइंड करना है। उल्टा लिख दिया मैंने, रुको, h ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ना, तो h इज इक्वल टू d अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। तो d तो बच्चों आपने मेजर किया ही हुआ है ऑलरेडी, d हमने
मेजर किया हुआ है, मेजर नहीं किया हुआ, तो हमें गिवन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डी गिवन होगा कि ए से बी तक का इतना डिस्टेंस है, वो हमें गिवन होगा। लेकिन अगर डी मेजर किया हुआ है तब भी आपको पता है, और ये दोनों एंगल्स तो आपने सेक्शन से फाइंड कर लिए, तो यहां से भी आपके पास हाइट ऑफ दिस टावर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास इनएसेसिबल के लिए इतनी सी आपने एनालिसिस करके दिखानी है। अब ये वाली टेक्निक ना बिना सेक्सटेंट के भी लग जाती है। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको शैडो से। तो शैडो मेथड क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास बिल्डिंग थी, बड़ी सी बिल्डिंग, ठीक है। अब सन है हमारा, सन हमारी हेल्प करता है शैडो मेथड से, लेकिन सन का एंगल हमें पता होना चाहिए, उसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है, यहां से लाइट गिर रही है और इस टाइम पर इसकी जो शैडो है, इस बिल्डिंग की शैडो, वो यहां तक है। ठीक है, लेट अस सपोज इसको हम वही एक्स मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद सन यहां चला गया, थोड़ा आगे चला गया, सन के पीछे जाने से शैडो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अब जो शैडो है वो यहां से लेके यहां तक बन रही है, ये, ठीक है, दिस इज द शैडो। अब ये x है और इसको हम टोटल अगर d मान लें तो इतना d माइनस एक्स, या यहां से लेके यहां तक ही देख लेते हैं कि पुरानी शैडो से बड़ी वाली शैडो d ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये d है। ये दोनों चीजें अभी आपके पास आ गई हैं और आपने h निकालना है। तो वही दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, एंगल्स दिए जाते हैं, सेक्सटेंट से नहीं फाइंड करने होते, सन के आल्टीट्यूड से हमें एंगल बता दिए जाते हैं कि इतने एंगल पर सन है। तो फिर आपके पास दोनों एंगल जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो वो एंगल आपको θ1 मिल गया, θ2 मिल गया, वही फॉर्मूला हम उसमें लगाएंगे और उस फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। तो ये एग्जांपल है। चलिए मैं इसकी स्टेटमेंट बताता हूं आपको। एग्जाम्पल है ये वाली कि भाई द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन is 50 meter longer when the sun is at 30 degree, then when it is at 60 degrees. फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है ना, तो दो एंगल आपको दे दिए गए। 30 डिग्री वाली कह रहा है जब मतलब जितना पीछे चला जाएगा ना उतना एंगल जो है, ऐसे देखो लाइट आएगी ना, तो उतना एंगल जो है छोटा बनेगा। अगर सन ऊपर चलता जाएगा इस तरफ तो उतना एंगल जो है वो बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, तो दो एंगल्स दे दिए गए आपको। 30 छोटा वाला एंगल है, ये होगा θ2, और 60 बड़ा वाला एंगल है, ये होगा θ1। और 50 मीटर लॉन्गर, 50 मीटर लॉन्गर मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाली शैडो बन रही है नीचे, वो d जो है वो हमें 50 मीटर्स दिया गया है। ठीक है, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो सेम वही हो गया ना, h इज इक्वल टू d अपॉन कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। यहां याद रखना θ2 इज स्मॉलर एंगल, ऐसे याद रखना, इसको छोटे वाला एंगल होता है यहाँ पे θ2। तो d हमें पता है 50, cot θ2 means cot 30, cotangent 30 माइनस cotangent 60। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 50, cotangent 30 is √3 एंड cotangent 60 is 1/√3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 25√3। 25√3 is 43.5
3 meters.